हेलो, मेरा नाम प्रियंका है। हिंदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के सभी बिंदुओं पर हम गहनता से अध्ययन शुरू करेंगे। व्याकरण कभी भी भाषा व लिपि से अछूता नहीं होता है, इसलिए व्याकरण का अध्ययन शुरू करने से पूर्व हम भाषा और लिपि की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद व्याकरण के सभी बिंदुओं का क्रमवार अध्ययन आरंभ करते हुए संपूर्ण हिंदी व्याकरण का अध्ययन पूरा करेंगे। आइए एक नज़र देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में इस चैनल पर क्या कुछ एजुकेशनल वीडियोस आएंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें। यह हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम है, जिसमें सबसे पहला बिंदु मैंने शामिल किया है भाषा, दूसरा बिंदु है लिपि और तीसरे से हमने आरंभ कर दिया है व्याकरण, जिसके अंतर्गत पहला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार। वर्ण विचार और शब्द विचार के अंतर्गत जितने भी पहलू शामिल होते हैं उनका बहुत ही विस्तार से इस चैनल पर चर्चा किया जाएगा। आप देख सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से। उसके बाद पद परिचय, वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत सभी बिंदु, पद विचार के अंतर्गत सभी बिंदु, शब्द भंडार के अंतर्गत सभी बिंदु जितने भी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद शब्द निर्माण के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण सभी बिंदु, संधि पर हम चर्चा करेंगे और अंत में हम अपठित बोध के अंतर्गत काव्यांश और गद्यांश पर किस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है वह भी सीखेंगे। वे सभी एग्ज़ाम जहाँ भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ के लिए ये सभी बिंदु अति महत्वपूर्ण हैं। मैंने यहाँ सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख कर, और चाहे वो यूजीसी नेट हो, सीटेट हो, DSSB हो, KVS हो, NBS हो, स्टेट लेवल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ हिंदी व्याकरण से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के इन बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। फिर भी अगर आपका कोई विशेष एग्ज़ाम है और उस पाठ्यक्रम के अतिरिक्त इस पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कोई बिंदु है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सिलेबस से जुड़े हुए उस पर्टिकुलर बिंदु पर भी एजुकेशनल वीडियोस मैं अपलोड करूं। आइए शुरू करते हैं भाषा का सामान्य परिचय। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है मानव मुख से उच्चरित सार्थक ध्वनियाँ। मानव मुख से उच्चरित सार्थक ध्वनियाँ। भाषा की परिभाषा हम देखें तो भाषा वह माध्यम है। माध्यम के स्थान पर आप साधन शब्द भी लिख सकते हैं। माध्यम या साधन दोनों ही शब्द अति महत्वपूर्ण हैं भाषा की परिभाषा को समझने के लिए। भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा एक तरह का साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं। भाषा की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है भाषा अर्जित की जाती है। अब भाषा अर्जित की जाती है, इसका क्या तात्पर्य है? आवाज या ध्वनि का गुण एक व्यक्ति में जन्मजात होता है, किंतु व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी न किसी भाषा को सीखना पड़ता है। अर्थात ध्वनि का गुण तो व्यक्ति के पास जन्मजात होता है। वह रोने की अभिव्यक्ति, हंसने की अभिव्यक्ति कर सकता है, चीखने चिल्लाने की अभिव्यक्ति भी कर सकता है, परंतु भाषा अर्जित करनी पड़ती है ताकि वह अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख अभिव्यक्त कर सके। अनुकरण और अभ्यास के द्वारा भाषा को अर्जित किया जाता है। एक छोटा बालक आरंभ से ही अपने परिवार में अपने माता पिता, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को देखकर उन्हें उनके द्वारा कहे गए बातों को सुनकर समझकर वह भाषा को अर्जित करने का प्रयास करता है।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी कि आपके जो विचार हैं, आपके मन में जो विचार हैं कि आप स्थिति विशेष में क्या महसूस कर रहे हैं, अच्छा बुरा, जीवन ने आपको क्या अनुभव दिए हैं, इस तरह की सभी बातें अभिव्यक्ति पाने के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। कोई भी भाषा हो सकती है जिसके द्वारा आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। भाषा का अंतिम रूप निश्चित नहीं होता है। इसका क्या अभिप्राय है? कोई भी भाषा निरंतर विकसित होती रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम हिंदी भाषा को ही देखें तो इसका विकास संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश के विभिन्न अपभ्रंश रूपों से हिंदी की तमाम बोलियों और भाषाओं का जन्म हुआ है। इस तरह से भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। वह अपने स्थान, क्षेत्र या देश में जो नागरिक होते हैं उनकी आवश्यकता अनुसार और अपने आप को विकसित कर लेती है। उनकी ज़रूरत के हिसाब से भाषा अपने आप को विकसित करती रहती है। उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता है। अगर भाषा का अंतिम रूप हो तो आरंभ में जो संस्कृत थी वही आज भी बोली जाती, उसका कोई बदला परिवर्तित रूप हमें आज देखने को नहीं मिलता, जो कि हम हिंदी के रूप में आज देख रहे हैं। अगला बिंदु है भाषा परिवर्तनशील होती है। निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने ऊपर वाले बिंदु में कहा कि भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, तो भाषा परिवर्तित ही तो हुई। भाषा ने एक रूप संस्कृत रूप को छोड़ करके दूसरा पाली रूप ग्रहण किया। पाली रूप को ग्रहण करने के बाद वहीं नहीं रुकी, उसने प्राकृत रूप ग्रहण किया। उसने अपने आप को परिवर्तित किया। प्राकृत रूप ग्रहण करने के बाद उसने अपने आप को अपभ्रंश में परिवर्तित किया और अपभ्रंश से आज वर्तमान में हम हिंदी की तमाम भाषाओं को जानते हैं। अगला बिंदु है भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा का एक मानक रूप से अभिप्राय है कि भाषा का एक स्वरूप, एक रूप सभी के लिए सुनिश्चित होना चाहिए। उसका एक लिपि होना चाहिए, सुनिश्चित लिपि होनी चाहिए, सुनिश्चित व्याकरण होना चाहिए। जब एक भाषा का सुनिश्चित लिपि और सुनिश्चित व्याकरण निश्चित कर दिया जाता है तो वह भाषा मानक भाषा कहलाती है। अर्थात जैसे मैं यहाँ पर क की आकृति बनाऊं तो आप भी क की समान आकृति ही बनाएंगे, या गुजरात में बैठा व्यक्ति या हरियाणा में बैठा व्यक्ति या महाराष्ट्र में बैठा व्यक्ति क की वही आकृति बनाएगा जो आप और मैं बनाएंगे। अर्थात जब भाषा का एक ठोस स्वरूप, एक ढांचा तय कर दिया जाता है तो वह भाषा का मानक रूप बन जाता है। अगला बिंदु है भाषा का स्तर कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा का स्तर कठिन से सरल की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है। एक भाषा जब तक हम बोलना, पढ़ना, लिखना नहीं जानते हैं वह भाषा हमारे लिए कठिन है। उदाहरण के लिए हिंदी हम सभी बोलते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, ये हमारे लिए सरल है। लेकिन अगर उसी के स्थान पर अगर जापानी भाषा आ जाए या फ्रेंच आ जाए तो क्या हमारे लिए सरल है? बिल्कुल नहीं। वह भाषा वर्तमान में हमारे लिए कठिन है। अगर हम जापानीज़ और फ्रेंच को देखें तो वह भाषा हमारे लिए कठिन है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वह उन भाषाओं को भी अगर हम अपने बोलचाल में ले आएँ, हम उन्हें सीख लें, पढ़ लें, समझ लें, जान लें तो वह भाषा हमारे लिए सरल हो जाएगी। जब तक हम किसी एक भाषा को नहीं जानते हैं, वह हमारे बोलने में नहीं है, वह हमारे लिखने पढ़ने में नहीं है, तो वह भाषा हमारे लिए कठिन होती है। और जैसे ही हम उस भाषा को समझ लेते हैं वह भाषा हमारे लिए सरल हो जाती है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह अगला बिंदु है, अगली विशेषता है। भाषा का अगला गुण है ये कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया किस प्रकार से है? अब देखिए कि हम एक समाज में जन्म लेते हैं बाल्यावस्था से ही।
कोई भी बालक जब छोटा होता है तो वह एक समाज में रहता है। समाज में रहने से आशय यह है कि वह अपने परिवार में रहता है, कुटुंब में रहता है, आस पड़ोस में रहता है और वह वहीं से ही अपने बोलचाल की भाषा को ग्रहण करता है। अपने माता पिता से, अपने आस पड़ोस से उन्हें सुनकर भाषा को अर्जित करता है। इस प्रकार से भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। भाषा कौशल के विकास क्रम को हम देखें तो भाषा कौशल के विकास क्रम में सबसे पहला बिंदु है सुनना, उसके बाद है बोलना, उसके बाद है पढ़ना और उसके बाद है सबसे अंत में लिखना। कोई भी बालक सबसे पहले किसी भाषा को सुनता है, सुनकर उसके अर्थ को समझता है। भाषा को सुनकर, शब्दों को सुनकर उससे जुड़ी हुई आकृतियों को अपने मस्तिष्क में बिठाकर उन्हें बोलने का प्रयास करता है। जब वो अपनी माँ को फूल कहता हुआ सुनता है तो वो देखता है कि वो फूल कह किसे रही है। उसकी आकृति जब उसके दिमाग में बन जाती है तब वो आगे किसी स्थिति विशेष में उस शब्द का उच्चारण करता है, फूल। तो इस प्रकार से वो सबसे पहले सुनता है, उसके बाद बोलना सीखता है। फिर उसी आकृति को वो कहीं बना हुआ किताब पुस्तक में देखता है। इस तरह से वो पढ़ना सीखता है। पढ़ने के बाद वो लिखने का प्रयास करता है। लगभग सभी भाषा विज्ञानियों ने व्यक्ति में भाषा के विकास के लिए कौशलों का यही विकास क्रम स्वीकार किया है। केवल मारिया मांटेश्री हैं, मरिया नहीं है, मारिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक खड़ी पाई की ज़रूरत है। मारिया मांटेश्री हैं जिन्होंने अंतिम दो कौशलों के क्रम में बदलाव किया है। उनके अनुसार व्यक्ति लिखना पहले सीखता है और पढ़ना बाद में सीखता है। आपात स्वरूप यह बिंदु है, इसे भी ध्यान में रखा जा सकता है कि सभी भाषा वैज्ञानिकों ने तो भाषा विकास के कौशल का क्रम यही सुनिश्चित किया है, जबकि केवल मारिया मांटेश्री हैं जिन्होंने इस कौशल में बदलाव किया है। उन्होंने लिखना पहले स्वीकारा है और पढ़ना बाद में। भाषा के प्रकार को देखें तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। ध्यान से सुनिएगा कि मौखिक भाषा क्या होती है। भाषा के सभी प्रकारों में सबसे पहला है मौखिक भाषा। ध्यान दीजिएगा, मौखिक भाषा क्या होती है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वहाँ मौखिक भाषा माध्यम बनती है। मौखिक भाषा में किसी प्रकार के लेख या संकेत की आवश्यकता नहीं होती है। मौखिक भाषा से जुड़े हुए कुछ उदाहरण देख लीजिए, बात और भी ज़्यादा सरल और स्पष्ट हो जाएगी। मौखिक भाषा के उदाहरण है टेलीफोन पर की गई बातचीत। आम जीवन में टेलीफोन या मोबाइल पर जो हम बातचीत करते हैं वह बातचीत मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, नेतागण द्वारा दिया गया भाषण। तमाम रैलियों में या सभाओं में नेतागण द्वारा दिया गया भाषण भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में जो सवाल जवाब होते हैं वह भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। शिक्षिका द्वारा दिया गया व्याख्यान, जब एक कक्षा में शिक्षिका खड़ी होकर के अपने विद्यार्थियों को कोई व्याख्यान दे रही होती है तो वह भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। दूसरा बिंदु था हमारा लिखित भाषा। भाषा का दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। भाषा का वह प्रकार जिसमें लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वह लिखित भाषा है। लिखित भाषा लिखकर, अभी आप देख लीजिए कि यहाँ जो कुछ भी मैटर है वो सब कुछ लिखा हुआ है, यह लिखित भाषा का ही उदाहरण है। लिखित भाषा के उदाहरण के तौर पर समाचार पत्र, ये सबसे पुराना और सटीक उदाहरण है क्योंकि ये अधिकांश घरों में आता है। समाचार पत्र जो होता है, दैनिक समाचार पत्र, वो सभी घरों में आता है और उसमें लिखित तौर पर सभी जानकारियाँ होती हैं, वह लिखित भाषा का उदाहरण है। पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, पत्र यानी कि चिट्ठी लिखना हो जो है वो भी लिखित भाषा का उदाहरण है। निबंध लिखना, कहानी लिखना, तो लिखित भाषा के ये सभी उदाहरण हैं। तीसरा और अंतिम बिंदु है भाषा के प्रकार के अंतर्गत सांकेतिक भाषा। भाषा का वह प्रकार जिसमें संकेत या इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा लिखित भी हो सकती है और
मौखिक भी हो सकती है। आइए देखते हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। यातायात पुलिसकर्मी द्वारा गाड़ी चालकों को दिया गया दिशा निर्देश। क्रिकेट में अंपायर द्वारा दिया जाने वाला निर्णय। उंगलियों के द्वारा यह निर्णय दिया जाता है, आउट हो जाना, हाथ उठा करके बताना, तो ये सभी हम सब ने देखा ही हुआ है। राजमार्गों पर यू टर्न, दाएं मुड़, बाएं मुड़ के बने हुए जो एरो के चिन्ह होते हैं, यात्रा करते वक्त हो सकता है आप में से अधिकांश लोगों ने इस पर ध्यान दिया हो। बच्चों द्वारा खेल खेल में नियम बना लिए जाते हैं, सांकेतिक नियम बना लिए जाते हैं। तो ये सभी सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा का सर्वाधिक महत्व मूक बधिर व्यक्तियों के लिए होता है, जो कि सुनने और बोलने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सांकेतिक भाषा। किंतु सांकेतिक भाषा का महत्व जो कि उदाहरण आप देख रहे हैं, तो यह आम व्यक्तियों के लिए भी सांकेतिक जो भाषा है वह उतना ही महत्वपूर्ण है। भाषा के तीनों प्रकार, भाषा के जो तीनों प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, इन तीनों प्रकार पर हमने चर्चा कर ली। देख लेते हैं कि सबसे सरल भाषा कौन सी होती है और सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है। देखिए, भाषा के इन तीनों प्रकारों में से, ध्यान दीजिएगा, भाषा के तीनों प्रकारों में से जो मौखिक भाषा है वो सबसे सरल भाषा है। क्यों? क्योंकि मौखिक भाषा के अंतर्गत व्यक्ति को साक्षर होने की ज़रूरत नहीं है, उसे अक्षर ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है, उसे पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति सुनकर और बोलकर अपने विचारों को, अपनी बात को, अपनी जानकारी को अभिव्यक्त कर सकता है, दूसरे तक पहुंचा सकता है। इस तरह से जो मौखिक भाषा है वो सर्वाधिक बोली जाती है और समझी जाती है और सबसे सरल है। सबसे कठिन भाषा की बात करें तो सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा होती है, क्योंकि बहुत बार इसके जो संकेत होते हैं और संकेतों के जो अर्थ होते हैं वो सुनिश्चित नहीं होते हैं। व्यक्ति विशेष अपने संकेत स्वयं भी बना सकते हैं और संकेतों के अर्थ स्वयं भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए स्थान विशेष पर भी बहुत बार स्थान विशेष पर भी एक ही संकेत के अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए वर्तमान में अगर कठिन भाषा की बात की जाए तो सांकेतिक भाषा जो है वो सर्वाधिक कठिन भाषा, सांकेतिक भाषा सर्वाधिक कठिन भाषा मानी जाती है। भाषा की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा भाषा के साथ साथ हम देख लेते हैं कि भाषा परिवार क्या होता है। भाषा परिवार की भी थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा कर ही लेते हैं। एक मूल भाषा से जन्म लेने वाली विभिन्न भाषाओं के समूह को भाषा परिवार कहा जाता है। भाषा परिवार क्या होता है? तो एक मूल भाषा से जन्म लेने वाली विभिन्न भाषाओं के समूह को भाषा परिवार कहा जाता है। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या कितनी है? 18 है। भारत में पाए जाने वाले भाषा परिवारों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन सी है? भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक या दक्षिणी पूर्व एशियाई परिवार, बुरुशस्की खुजना परिवार एवं अंडमानी, चीनी तिब्बती परिवार। बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय परिवार है। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। इस वीडियो में हमने भाषा और भाषा परिवार की जानकारी प्राप्त कर ली है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। प्लस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।